हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य इंजीनियरिंग। वापस से आ चुके हैं अपन एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर को लेके। तो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक बल गतिकी के पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करवा दिए थे, जहां पे अपने रासायनिक बल गतिकी में शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति की थी, डेरिवेशन की थी। वहां पे मैंने आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलोज के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट जो वहां पे अपने ग्राफ है उनके बारे में अपने बात की, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी अपने डिस्कस किए थे। उस टाइप के आपको न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज अपन फिर से आ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक और अपना प्यारा सा चैप्टर, नाम है उसका वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब पहले एक और बात जो कि मैं हर लेक्चर में करता हूं, जिसके पास मेरे कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है सेव कर लेना 8302898893। ठीक है, ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 8302898893। आपको वैसे तो कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, पर अगर मान लो अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। ठीक है, अभी अपन अपना प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। ठीक है, साम्य अवस्था पर डेनियल सेल के लिए नन समीकरण लिखिए एवं ई नॉट सेल, ठीक है, तथा साम्य स्थिरांक जिसको कि अपन बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य अवस्था स्थिरांक या साम्य अवस्था नियतांक केसी में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। इनमें अपने को संबंध भी बताना है और अपने को नन समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। ठीक है, नन समीकरण लिखनी है अपने को। अब देखो सबसे पहली बात, ये नन समीकरण होती क्या है, तो नन्स इक्वेशन या नन्स समीकरण इलेक्ट्रोड विभव जिसको अपन और क्या बोल देते हैं, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत वाहक बल जिसको कि अपन बोलते हैं ई सेल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई सेल से। सेल, ठीक है, और ये कैपिटल ई किसको बता रहा है, इलेक्ट्रोड विभव को। तो सेल का इलेक्ट्रोड विभव या सेल का विद्युत वाहक बल तथा सांद्रता और तापमान के मध्य संबंध बताती है। तो नन समीकरण क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, तापमान तथा सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। अब उसकी अपने को व्युत्पत्ति करनी है। तो देखो डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे, एक रेडॉक्स अभिक्रिया अपन ने मान ली ए बी बी सी सी डी डी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, ये बताएगा रस समीकरण गुणांक को, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रस समीकरण गुणांक को बताएगा। कैपिटल ए कैपिटल बी अभिकारक है, कैपिटल सी कैपिटल डी उत्पाद है। अब यहाँ पे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स अपन ऊष्मागतिकी से एक समीकरण रखते हैं। देखो ऊष्मागतिकी में क्लास 11 की अगर मैं बात करूं तो अपन एक इक्वेशन वहां पे लेके आए थे, उस इक्वेशन को अपन यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, ध्यान से सुनना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी। ठीक है, ध्यान से सुनना, इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी। अब यहाँ पे दो की वैल्यू देखो, डेल्टा जी का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -NFE और डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए। अरे गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और ये नॉट लगा दिया तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा। डेल्टा जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा जी नॉट का मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। जहां पे भी नॉट लग जाता है मतलब वो किसकी बात कर रहा है, मानक स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला -NFE नॉट। देखो फॉर्मूला काफी इजी है, डेल्टा जी का फॉर्मूला -NFE, डेल्टा जी नॉट का -NFE नॉट। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डेल्टा जी बराबर -NFE, डेल्टा जी बराबर -NFE नॉट। अब डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इस जो अपन समीकरण कहां से लेके आए, ऊष्मागतिकी से, थर्मोडायनेमिक्स से। सुनते जाना ध्यान से, जो समीकरण अपन ऊष्मागतिकी से लेके आए उसमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर रहा हूं। सुनते जाना, डेल्टा जी की जगह अपन रखेंगे -NFE, डेल्टा जी नॉट की जगह रखेंगे -NFE नॉट प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में -NF का -NF से भाग देने पर, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, -NF से। तो देखना क्या होगा, इस -NFE में मैंने डिवाइड किया किसका, -NF का। इधर -NFE नॉट में किसको डिवाइड किया, इधर भी -NF का। और ये जो प्लस 2.303 आरटी लॉग क्यूसी है, इसमें किसको डिवाइड कर रहा हूं, इसमें भी -NF का। अरे तीनों को अगर अपन -NF से भाग देंगे तो कोई बुरा नहीं मानेगा, तीनों के साथ एक ही काम कर रहे हैं। यहां पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल, NF से NF कैंसिल, क्या बचा E।
इधर माइनस से माइनस कैंसिल, NF से NF कैंसिल, क्या बचा E इज इक्वल टू ई नॉट, इधर माइनस NF देखो प्लस माइनस क्या बन गया माइनस 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, log QC, ठीक है। अब यहां पे एक बात जो अपने को नोटिस करनी वो ये है, सुनना ध्यान से, 2.303 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, R अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैं सारा खेल कितने टेम्परेचर पे खेल रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस पे। इसको अपन केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना आता है ये सबको, तो इसको अपन 25 डिग्री सेल्सियस पे सारा काम हो रहा है। और F यहाँ पे फेराडे भी कांस्टेंट है, एक फेराडे में लगभग 96,500 गुलाम 96500 गुलाम होते हैं, एक फेराडे में 96500 गुलाम होते हैं। ये 2.303 RT अपॉन F को जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 0.0591। क्या निकल के आती है 0.0591। क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में रख लो, एक फेराडे में 96,500, R अपना गैस नियतांक है, जब इन सब की अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 0.0591। और ये सारा कितने पे हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये सारी प्रोसेस हो रही है। तो क्या मैं देखो सुनना 2.303 RT अपॉन F की जगह मैं लिख सकता हूं, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग, ये QC क्या होता है, QC होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक की सांद्रता। तो ऊपर लिख दिया मैंने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आ गई अपने पास, नंस इक्वेशन आ गई, नंस समीकरण। E बराबर ई नॉट, देखो इक्वेशन आ चुकी है, E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो वापस से सुनना, डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस NFE, डेल्टा जी नॉट का माइनस NFE नॉट। क्या करा, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक ऊष्मा गतिकी से अपन एक समीकरण लेके डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग QC, ठीक है। अब इस समीकरण में अपने डेल्टा जी की वैल्यू रखी माइनस NFE, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखी माइनस NFE नॉट, 2.303 RT log QC एज इट इज। पूरी इक्वेशन को अपन ने किससे भाग लगा दिया, माइनस NF से। तो यहां पे मैंने आप लोगों को भाग लगा के बताया, माइनस NF से माइनस NF खत्म, ठीक है, इधर भी माइनस NF से माइनस NF खत्म, तो E बराबर ई नॉट, E बराबर ई नॉट, और इधर प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2.303 RT अपॉन NF, 2.303 RT अपॉन NF log QC। अब 2.303 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तापमान अपन ने 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट ले लिया, फेराडे, एक फेराडे में लगभग 96,500 गुलाम 96500 गुलाम, ठीक है, अप्रॉक्स। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे वैल्यू निकल के आती है 0.0591, ठीक है। तो अपन ने देखो इस पूरे की जगह 2.303 RT अपॉन F की जगह रखा 0.0591 अपॉन N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। QC की वैल्यू क्या है, QC की जगह पर रखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे देखो एक और बात करते हैं, यहाँ पे E क्या है, E है इलेक्ट्रोड विभव, जिसको अपन और क्या बोल लेते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत या वैद्युत वाहक बल। E नॉट क्या है, तो देखो ये जो नॉट का साइन है ना, इसको अपन E नॉट बोलते हैं, ये E है, इसके ऊपर ये लगा दिया तो E नॉट। तो E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या मानक विद्युत वाहक बल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक विद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है अपने नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब तुम कहोगे सर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे, क्या बता रहे हो, तो देखो दिमाग में बात ऐसे रखो, रेडॉक्स अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अब इसकी मैं बात करूं तो देखो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण में जितने इलेक्ट्रॉन निकले, रेडॉक्स रिएक्शन की खास बात कि जब भी अपन किसी रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं तो वहां पे अपने को इलेक्ट्रॉन कहीं भी नजर नहीं आते। पहचानने का तरीका भी बता रहा हूं, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया में अपने को इलेक्ट्रॉन कभी भी नजर नहीं आते। कोई कहे क्यों नजर नहीं आते, तो मैं कहूंगा जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में निकाले जाते हैं वही इलेक्ट्रॉन अपचयन की प्रक्रिया में काम में आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उतने के उतने इलेक्ट्रॉन काम आ गए, ये ऐसे समझ लो ना, ऑक्सीकरण ने जो इलेक्ट्रॉन निकाले, जैसे मैं बात करता हूँ डेनियल सेल की, डेनियल सेल में अपन ने एनोड कैथोड पे अभिक्रिया पढ़ी है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिंक जाता है, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, कैथोड पे होता है अपचयन, कॉपर +2 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेके किसमें चला जाता है, कॉपर में अपचित हो जाता है, कॉपर +2 कॉपर में अपचित हो रहा है, जिंक +2 में ऑक्सीकृत हो रहा है। जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है वही 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है, कॉपर ले लेता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर कितने का हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को कॉपर ने ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे, एनोड ने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड ने उसको ले लिया,
जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और कॉपर प्लस ने वही 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मेरे बच्चे बताएंगे कि सर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। तो आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। स्मॉल एन है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आगे सुनो। अब इसी डेरिवेशन को अपन आगे लेके जाते हैं ई नॉट सेल की सहायता से। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था ई नॉट, पहले तो नल समीकरण की उत्पत्ति जो अपन ने कर दी, फिर है ई नॉट सेल, मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध ज्ञात करना। तो संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, सुनना। ई नॉट सेल की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक में संबंध ज्ञात करना। तो अपन काम में ले रहे हैं ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी। अब साम्यावस्था पे होता क्या, सुनना ध्यान से। साम्यावस्था पे, इक्विलिब्रियम पे, अब साम्यावस्था की बातें 11वीं क्लास में अपन ने की थी। कोई बोले तो देखो 11वीं क्लास का सबसे ऐसे बोलूं ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। ठीक है, साम्यावस्था भी अपन 2 प्रकार की पढ़ते थे। ठीक है, आयनिक साम्यावस्था, ठीक है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्यावस्था, आयनिक साम्यावस्था। तो साम्यावस्था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब साम्यावस्था पे होता क्या है, परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, नो करंट फ्लो इन सर्किट। ठीक है, नो करंट फ्लो इन सर्किट। साम्यावस्था पे परिपथ में कोई भी धारा प्रभावित नहीं होती है, और कोई भी धारा प्रभावित नहीं होती है तो मैं कहूंगा ई सेल कितना होता है साम्यावस्था पे, साम्यावस्था पे ई सेल होता है 0। और क्यूसी किसके बराबर होता है, केसी के। केसी को अपन क्या बोल देते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था नियतांक, साम्यावस्था स्थिरांक। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो। ई सेल क्या है, अरे ई सेल क्या है साम्यावस्था पे, ये है 0। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये उधर जाके क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी, माइनस है तो क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो देखो 0.0591 अपॉन एन, ठीक है, लॉग क्यूसी किसके इक्वल है, ई नॉट सेल के इक्वल है। 0.0591 लॉग क्यूसी किसके इक्वल है, ई नॉट सेल के इक्वल है। 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यूसी ई नॉट सेल के इक्वल है। अब यहां से एक और बात सुनना ध्यान से, क्या मैं 0.0591 की वैल्यू जानता हूं कि हाँ सर 0.059 कैसे आया था, ये आया था जब अपन ने 2.303 में RT अपॉन एफ का क्या लगा दिया था, 2.303 RT अपॉन में एफ का भाग लगा दिया था। तो 0.0591 की वैल्यू होती है 2.303 RT अपॉन एफ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0.059 की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, 2.303 RT अपॉन NF log QC इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहां से सुनना एक बात फिर से, इस NF को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ये, अरे क्या बन जाएगा, देखो यहां पे QC की जगह अपन क्या रखेंगे, KC रखेंगे ना, तो यहां पे KC कर लेना। साम्यावस्था पे QC किसके बराबर होता है, KC के। तो यहां पे QC की जगह क्या कर रहा हूं मैं, KC, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो इस NF को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा NF ई नॉट सेल, NF ई नॉट सेल। अब क्या करना है, NF ई नॉट सेल। अब देखो दोनों तरफ मैं माइनस लगा रहा हूं, दोनों तरफ माइनस लगाने का रीजन भी है क्योंकि मैं जानता हूं डेल्टा जी नॉट सेल की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस NF ई नॉट सेल। अरे माइनस NF ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नॉट, कैसे भी बोल लो, माइनस NF ई नॉट सेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी नॉट। तो ये डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग KC। तो ये अपना संबंध आ गया किसमें, डेल्टा जी नॉट में और KC में। देख लो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग KC, RT लॉग KC। कैसे आया सुन लेना ध्यान से वापिस से, इनोड सेल की सहायता से साम्यावस्था स्थिरांक ज्ञात करना। इनोड सेल की सहायता से मानक इलेक्ट्रोड, सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से KC ज्ञात करना। तो पहले अपने नल समीकरण लिखी, साम्य पे कोई भी करंट, साम्यावस्था पे या साम्य पे कोई भी करंट सर्किट से प्रवाहित अपने परिपथ से प्रवाहित नहीं होती है, तो ई सेल क्या हो जाता है, साम्यावस्था पे 0 हो जाता है, और QC क्या बन जाता है, KC। तो QC की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, KC पुट कर दिया। अब बात करता हूं ई सेल 0 है, ई सेल क्या है, 0 है, तो ये पूरी वैल्यू उधर जाके माइनस की क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो ये देखो प्लस, और ये इनर्ट सेल, मेरे बात समझ आ रही है, इधर उधर ही तो लिखना है। ये पूरी वैल्यू माइनस की उधर जाके क्या बन गई, प्लस बन गई। तो इनर्ट सेल किसके इक्वल आ गया, प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग KC के। अब देखो 0.0591 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.0591 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2.303 RT अपॉन एफ। तो मैंने लिख दिया 2.303 RT अपॉन एफ। एन पहले भी था, एन अभी भी है, बस 0.0591 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2.303 RT अपॉन एफ।
लॉग के सी। अब इस NF को उधर लेके गया तो बन गया NF इनोट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग के सी। अब ये NF इनोट सेल मेरे को पता नहीं है क्या होता है, पर मेरे को ये पता है कि अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं तो वो क्या होता है, डेल्टा जी नोट होता है। ठीक है, तो मैंने इसके आगे माइनस लगाया तो ये कहा कि सर मेरे में क्या कमी है, तो मैंने कहा हाँ यार तू भी तो दोनों तरफ मैंने माइनस लगा दिया, दोनों खुश हो गए, इधर भी माइनस लगा दिया इधर भी माइनस लगा दिया, और ये माइनस NF इनोट सेल क्या बन गया, ये बन गया डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल गई -2.303 RT log Kc। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन, वेंट ऑफ समीकरण। ठीक है, वेंट ऑफ समीकरण, वेंट ऑफ समीकरण, इसी को बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। डेल्टा जी नॉट बराबर, तो देखो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो तुमको दिमाग में रखने, क्या क्या है सुनना ध्यान से। नन समीकरण का फॉर्मूला E बराबर E नॉट -0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो फॉर्मूले और है जिन पे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, डेल्टा जी बराबर -NFE और डेल्टा जी नॉट बराबर -NFE नॉट। ठीक है, 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू अपने को पता ही है 0.0591। बस ये याद रखना, ये सारा खेल 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, क्वेश्चन में आएगा। वैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे सारी घटना हो रही है। और ये अपनी जो वेंट ऑफ इक्वेशन है, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log Kc। Kc अपना साम्यावस्था स्थिरांक, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाएंगे। डेनियल सेल तुम लोगों को पता है, जिंक यहाँ पे एनोड होता है, कॉपर अपना कैथोड होता है। जिंक को डाल दो ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर को डाल दो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों को बाहर क्या कर दो, ठीक है, वायर से जोड़ दो, और दोनों कंटेनर में क्या लगा दो, दोनों कंटेनर को और परिपथ को पूर्ण करने के लिए अपन लवण सेतु लगा देते हैं। लवण सेतु में अपन क्या बढ़ते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड बढ़ते हैं। लवण सेतु का क्या कार्य है, परिपथ को पूर्ण करना, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। लवण सेतु के कार्य पूछे जाते हैं कई बार, लवण सेतु के क्या कार्य है, परिपथ को पूर्ण करना, दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ठीक है, और भी काम है। ठीक है, आगे बात देखो, डेनियल सेल का नामांकित चित्र। और डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्धअभिक्रिया लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, सुनना ध्यान से। बात करते हैं, पहले डायग्राम बाद में बना लेंगे, पहले बी वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डायग्राम बाद में। पहले चलो पहले डायग्राम देख लेते हैं। देखो अपन ने यहाँ पे दो कंटेनर ले लिए। पहले कंटेनर में मैंने इलेक्ट्रोड लिया जिंक का। जिंक जो रॉड है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह। जिंक रॉड किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं किसकी तरह बिहेव करने वाला है, एनोड की तरह। कॉपर रॉड किसकी तरह बिहेव करने वाली है, कैथोड की तरह। इनको देखो एक और बात, ये एनोड, जिंक एनोड कैसा होता है, नेगेटिव। डेनियल सेल में एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड पे अपन किसको लेते हैं, जिंक रॉड एनोड की तरह बिहेव करती है। कॉपर रॉड कैथोड की तरह बिहेव करती है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है। जिंक रॉड को डिप किया ZnSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में, कॉपर रॉड को डिप किया, डुबोया अपन ने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, बाहर अपन ने सर्किट को क्या कर दिया, देखो सर्किट क्लोज कर दिया अपन ने। ठीक है, सर्किट क्लोज कर दिया, मतलब विद्युत धारा अब यहाँ पे बह सकती है, करंट फ्लो हो सकती है। एक और बात, जिंक क्या, देखो एनोड पे हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है। तो यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, जिंक टूट के किस में जाएगा, जिंक +2 में। तो एक और लाइन में बोलता हूं, बताना सही है या गलत है। समय के साथ जिंक रॉड का द्रव्यमान कम होता जाएगा। बताओ कैसी बात है, कमेंट में बताओ सही है गलत। तो क्या है बताओ, जिंक रॉड का मास, जिंक रॉड का द्रव्यमान समय के साथ कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि जिंक टूट के किस में जा रहा है, जिंक +2 में जा रहा है। जिंक टूट के जिंक +2 में जा रहा है, जिंक +2 आयन में जा रहा है। तो मैं कहूंगा जिंक रॉड का मास समय के साथ कम होता जाएगा, द्रव्यमान कम होता जाएगा। कॉपर +2 जो है वो किस में अपचयित हो रहा है, कॉपर में अपचयित हो रहा है। कॉपर +2 अपचयित होकर कॉपर में, कॉपर +2 इस कैथोड पे कॉपर पे जमा हो रहा है, जाके कॉपर +2 से कॉपर में जमा हो रहा है। तो मैं कहूंगा समय के साथ कैथोड छड़ का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, एनोड छड़ का द्रव्यमान कम होता जाएगा। ठीक है, बाह्य परिपथ में अगर मैं बात करूं तो बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, जिंक से जा रहे हैं कॉपर की तरफ। जिंक से कहां जा रहे हैं, कॉपर की तरफ। उसके पीछे का रीजन भी पता होना चाहिए। देखो जिंक जा रहा है, जिंक +2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कॉपर +2 इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में अपचयित हो रहा है। कॉपर +2 से कॉपर में जाना अपचयन, जिंक से जिंक +2 में जाना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है तो ऑक्सीकरण है। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण +2 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये अपचयन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। कहां से कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड जा रहे हैं तो करंट किधर से किधर जाएगी, पता ही है, करंट और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनोड से कैथोड, तो करंट जा रही है कैथोड से। ये देखो आई करंट कैथोड से एनोड जा रही है। ठीक है, ये बाह्य परिपथ में, आंतरिक परिपथ में उल्टा हो जाएगा। आगे ये अपना अक्रिय इलेक्ट्रोड, ये लवण सेतु है, यू आकार की कांच की नलिका।
यू ट्यूब, यू आकार की कांच की नली का, ठीक है, ये देखो इसको पलट दो, यू बन गया ना, ये यू ही तो है, इसको सीधा कर दो, यू बन गया। तो ये यू आकार की कांच की नलिका है जिसमें अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे केसीएल भरे जाते हैं, जिसका काम है परिपथ को पूर्ण करना, दोनों विलयनों की विद्युत सिद्धांत को बनाए रखना, और द्रव द्रव संधि विभव में भी ये क्या कर देता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो अक्रिय ये अपने लवण सेतु के कार्य हैं, द्रव द्रव संधि विभव को कम करना। आगे सुनो, ध्यान देना, यहाँ पे अपने क्या लगा दी, कॉटन लगा दी है। तो ये अपना किसका डायग्राम है, ये अपना डायग्राम है डेनियल सेल का, डेनियल सेल का डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्या होगा, रिडक्शन मतलब अपचयन। एनोड पे रिएक्शन, जिंक जा रहा है जिंक +2 में, जिंक सॉलिड जा रहा है जिंक +2 एक्वस में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कॉपर +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। ये सारी बात अपने को आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। डेनियल सेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, डेनियल सेल का डायग्राम, डेनियल सेल की अभिक्रियाएं, ये सारी आप लोगों को अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करके बता सकते हो, कोई डाउट नहीं हो तो चलते हैं अपन आगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो घर पे मन लगा के। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण कर सकते हैं, समझाइए। क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को, क्या हम कॉपर सल्फेट के विलयन को लोहे के पात्र में भंडारण करके रख सकते हैं क्या, आयरन के कंटेनर में, ये आयरन का कंटेनर है, रख सकते हैं क्या? तो आंसर जाएगा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी, जहां पे क्या था, अपन धातुओं तथा अधातुओं की क्रियाशीलता का क्रम पता करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एसआर पे, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर एसआरपी का मान बढ़ता है। क्या बोला मैंने? Li से F2 की तरफ जाने पर, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर एसआरपी का मान, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान बढ़ता है, ठीक है। लिथियम का एसआरपी सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, बहुत कम होता है। फ्लोरीन का एसआरपी पॉजिटिव होता है, सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का एसआरपी अपन 0 मान लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHG, हाइड्रोजन का अपन इलेक्ट्रोड पर कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। लिथियम से फ्लोरीन की बात करूं तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी, ठीक है ना, एलिमेंट है उन सबका क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी उन सबका एसआरपी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें अपन ने कर रखी है। तो उसके बेसिस में मेरे को पता है आयरन और कॉपर में किसकी, देखो आयरन हाइड्रोजन के ऊपर और कॉपर हाइड्रोजन के नीचे। जब अपन कहां से कहां जा रहे हैं? लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। तो आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जब अपन आयरन के साथ कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, देखो सुनना, FeCOPCuSO4, तो देखो मैंने कहा था ये कॉपर आज SO4 के साथ है, आयरन अकेला है, कुछ समय पश्चात आयरन SO4 के साथ होगा और कॉपर अकेला है। इसका मतलब आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। आज कॉपर अकेला है और SO4 के साथ Fe है। ये बातें याद आती होगी आपको, क्लास में अपन ने इस चैप्टर को शायद कम से कम 1 महीना लगा के पढ़ा था, ठीक है ना। काफी लेक्चर इसके लिए थे, तो बहुत डिटेल में अपन ने चीजें की थी। आपके बोर्ड लेवल से भी अच्छी चीजें अपन ने डिस्कस की थी। अब उसमें बस आपको न्यूमेरिकल वगैरह करने, न्यूमेरिकल की अगर अपन प्रैक्टिस करते हैं तो अपन नीट वगैरह भी आराम से क्लियर कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। यही फायदा रहता है चीजें डिटेल में पढ़ने का। तो Fe की रिएक्शन मैंने कॉपर सल्फेट से करवाई, आयरन की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा थी, तो Fe ने कॉपर को उससे डिस्प्लेस कर दिया और खुद SO4 के साथ लग गया, ठीक है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, ठीक है। नहीं रख सकते क्योंकि Fe का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से अधिक है, इस कारण FeCuSO4 से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। Fe+CuSO4 gives FeSO4Cu। पहले कॉपर सल्फेट SO4 के साथ Cu था, आज SO4 के साथ Fe है। आगे कोलराउश का नियम अथवा आयनों की स्वतंत्र गतिशीलता के लिए कोलराउश का नियम। तो कोलराउश का नियम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। कोलराउश के नियम की पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रबल तथा दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं दुर्बल विद्युत अपघट्यों पर ही लागू है या प्रबल पे, ऐसी बात नहीं है। कोलराउश का नियम प्रबल तथा दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। कोलराउश का नियम प्रबल तथा दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है। अब अपन मोलर चालकता के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेशन लिखेंगे, तो लैंगिक चालकता के रेस्पेक्ट में भी डेफिनेशन लिखेंगे। सुनना, देखो दोनों डेफिनेशन क्या है। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अपन ने अनंत तनुता मतलब बहुत ज्यादा तनु कर दिया, तो अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है, मतलब जितना टूट सकता था
उतना टूट गया कोई लवण, ठीक है। अनंत तनुता पर जब वियोजन पूर्ण हो जाता है तो किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में उसके धनायन तथा ऋणायन का निश्चित सहभाजन होता है, ठीक है। उसकी मोलर चालकता में उसके धनायन तथा ऋणायन का एक निश्चित सहभाजन होता है, एक फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन होता है, तथा उनका यह सहभाजन किसी दूसरे आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, तथा उनका यह सहभाजन किसी दूसरे आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। डेफिनेशन वापस से बोल रहा हूं, सारी बातें सुनना। कोलराउस का नियम प्रबल तथा दुर्बल दोनों विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, पहली बात। दूसरा, मोलर चालकता के रेस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं, अनंत तनुता पर जब किसी विद्युत अपघट्य का वियोजन पूर्ण हो जाता है तो उस लवण की जो मोलर चालकता है उसमें उसके धनायन तथा ऋणायन का निश्चित सहभाजन होता है, तथा उनका यह सहभाजन किसी दूसरे आयन की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, अथवा एक और जो लाइन है वो सुनना ध्यान से। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर उसके धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो, फॉर्मूले से समझो एक बार। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान, यहां पे यू का मतलब क्या है, तुल्यांकी चालकता। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पर उनके धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। क्या है ये फॉर्मूला समझना, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। EQ मतलब तुल्यांकी, लैम्डा मतलब ये, अनंत मतलब अपना इनफाइनाइट, ठीक है। तो अनंत तनुता पे EQ मतलब तुल्यांकी और ये अपना चालकता लैम्डा। अनंत तनुता पे लवण की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पे लवण की मोलर चालकता, अनंत तनुता पे लवण की तुल्यांकी चालकता। वापस से सुनना, अनंत तनुता पे लवण की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पे लवण की मोलर चालकता, अनंत तनुता पे लवण की तुल्यांकी चालकता। EQ M EQ, EQ का मतलब तुल्यांकी, M का मतलब मोलर, फिर EQ का मतलब तुल्यांकी, ठीक है। अब पहले अपन इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहे हैं, सुनना कैसे बनाई। अनंत तनुता पे किसी लवण की तुल्यांकी चालकता का मान, अनंत तनुता पे C बोले तो कैटायन मतलब धनायन, A बोले तो एनायन मतलब ऋणायन, अनंत तनुता पे धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। मतलब क्या करा मैंने, जो मेरा लवण था उसमें एक धनायनिक पार्ट था और एक ऋणायनिक पार्ट था, एक धनायन और एक ऋणायन था। मैंने एक धनायन और एक ऋणायन को बुलाया और मैंने कहा कि क्या तुम तुल्यांकी चालकता हो, कि हाँ सर हम तुल्यांकी चालकता है। तो मैंने कहा एक धनायन और एक ऋणायन आ जाओ, आ गए। उन दोनों को मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या मिल गई, लवण की तुल्यांकी चालकता। अब देखो इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बना रहा हूं। अनंत तनुता पे, सुनना ध्यान से, अनंत तनुता पे किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान अनंत तनुता पे उसके धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही लिखा है, अनंत तनुता पे किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता का मान उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत तनुता पे तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तुल्यांकी चालकताएं अगर अपने को दे रखी है धनायन और ऋणायन की, और लवण की तुल्यांकी चालकता पूछी है, तो एक धनायन और एक ऋणायन की तुल्यांकी चालकता को जोड़ दो, अपने को लवण की तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। अब है कि सर मोलर चालकता, देखो इससे जो ये जो तीन फॉर्मूले लिखे हैं, इन तीनों फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चे इन तीनों फॉर्मूलों को मिक्स करके आ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। पर मेरे को भरोसा है मेरे बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सारे डाउट में दूर करने वाला हूं। अगले 5 मिनट में सुनना, तीनों फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो पहले कुछ वर्ड्स है जो समझ लो। M बता रहा है नंबर ऑफ कैटायन को, M बताता है नंबर ऑफ कैटायन को धनायन की संख्या को, N बताता है नंबर ऑफ एनायन को ऋणायन की संख्या को, M बताता है नंबर ऑफ कैटायन मतलब धनायन की संख्या, N बताता है नंबर ऑफ एनायन मतलब ऋणायन की संख्या, Z प्लस बताता है चार्ज ऑन कैटायन मतलब धनायन पर आवेश, Z माइनस बताता है चार्ज ऑन एनायन मतलब ऋणायन पर आवेश, ऋणायन पे आवेश धनायन पे आवेश, ठीक है। ऋणायन पे आवेश चार्ज ऑन एनायन Z माइनस, चार्ज ऑन कैटायन धनायन पे आवेश Z प्लस, ठीक है। M धनायन की संख्या, N ऋणायन की संख्या, इतनी बात डन होनी चाहिए। ये अपना क्या है, धनायन की अनंत अनुता पे तुल्यांकी चालकता, ये अनंत अनुता पे धनायन की तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पे ऋणायन की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पे धनायन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पे ऋणायन की मोलर चालकता, ठीक है। अनंत तनुता पे धनायन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पे ऋणायन की मोलर चालकता, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से। अगर मेरे को किसी लवण की तुल्यांकी चालकता निकालनी है और मेरे को उसके धनायन तथा ऋणायन की तुल्यांकी चालकता पता है, तो मैं क्या करूंगा, एक धनायन को बुलाऊंगा तुल्यांकी चालकता वाले को, एक ऋणायन को बुलाऊंगा जिसकी तुल्यांकी चालकता पता है, दोनों को जोड़ूंगा धनायन और ऋणायन को, तो मेरे को लवण की तुल्यांकी चालकता मिल जाएगी। अब अगर मेरे को लवण की मोलर चालकता निकालनी है तो मेरे को क्या करना है,
धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता को बुलाऊंगा और उनको ये भी पूछूंगा आप कितने हो। क्या पूछूंगा? आप कितने हो। जैसे देखो ये अनंत अनुता पे धनायन की मोलर चालकता, इसको मैंने गुणा कर दिया स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है? धनायन की संख्या। इधर देखो अनंत अनुता पे ऋणायन की मोलर चालकता को बुलाया और उसको किससे गुणा कर दिया? ऋणायन की संख्या से। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर अपने को किसी लवण की मोलर चालकता पूछी है तो मेरे को धनायन की मोलर चालकता को गुणा करना पड़ेगा धनायन की संख्या से, ऋणायन की मोलर चालकता को गुणा करना पड़ेगा ऋणायन की संख्या से। धनायन की मोलर चालकता को गुणा करना पड़ेगा धनायन की संख्या से, ऋणायन की मोलर चालकता को गुणा करना पड़ेगा ऋणायन की संख्या से। ये बात शायद अब आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, अगर अपने को धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताएं दे रखी है और अपने को लवण की तुल्यांकी चालकता पूछी है, मोलर चालकता देखिए तुल्यांकी चालकता पूछ रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, तो सुनना ध्यान से। धनायन अनंत अनुता पे धनायन की मोलर चालकता में भाग लगा देना धनायन के आवेश का, और अनंत अनुता पे ऋणायन की मोलर चालकता में भाग लगा देना है ऋणायन के आवेश का। उससे अपने को क्या मिल जाएगी? अनंत तनुता पे किसी लवण की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, अब इसको मैं एक फॉर्मूले से भी आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने ले लिया AlCl3, ठीक है, क्या लिया मैंने? AlCl3, ठीक है। ये किसमें टूटेगा? ये टूटेगा एल्यूमिनियम +3 में और 3Cl माइनस, एल्यूमिनियम +3 में और 3Cl माइनस में। ठीक है, अपन एग्जांपल ले लिया AlCl3 का, AlCl3 टूटा एल्यूमिनियम +3 में 3Cl माइनस में। दिख भी रहा है एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन कितने? 3 है। क्लोरीन 3 है और एल्यूमिनियम कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है ना, एल्यूमिनियम 1 और क्लोरीन कितने? 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं सुनना, अनंत तनुता पे AlCl3 की क्या निकाल रहा हूं? तुल्यांकी चालकता। ठीक है, AlCl3 की अनंत तनुता पे AlCl3 की तुल्यांकी चालकता निकाल रहा हूं। तो मेरे को क्या करना है? अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम +3 की तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पे Cl- की तुल्यांकी चालकता को जोड़ दूंगा। एक Cl- ही लेना है, एक एल्यूमिनियम +3 ही लेना है। देखो क्या किया मैंने यहां पे, अनंत तनुता पे AlCl3 की तुल्यांकी चालकता निकालनी थी और मेरे को तुल्यांकी चालकता पता थी। ठीक है, किसकी? एल्यूमिनियम +3 मतलब धनायन की और ऋणायन की। तो मैंने एक धनायन और एक ऋणायन लिया और इनकी तुल्यांकी चालकताओं को जोड़ा तो मेरे को लवण की तुल्यांकी चालकता मिल गई। डन बात। अब मान लो आपको यहाँ पे तुल्यांकी चालकता की जगह क्या दे रखा हो? मोलर चालकता दे रखी हो। क्या दे रखी हो? मोलर चालकता। कैपिटल है मतलब मोलर चालकता। ठीक है, Cl- की भी क्या दे रखी हो? मोलर चालकता। अब क्या करना है, और अपने को लवण की क्या पूछी? इनफाइनाइट। AlCl3 की क्या पूछी? मोलर चालकता पूछी। मोलर चालकताएं देखिए, मोलर चालकता पूछी तो क्या करेंगे? धनायन में भाग लगाना है धनायन की संख्या का, ऋणायन में भाग लगाना है ऋणायन की संख्या का। धनायन में भाग लगाना है धनायन की संख्या का, ऋणायन में भाग लगाना है ऋणायन की संख्या का। बताओ धनायन कितने हैं? 1, तो आगे इसको 1 से गुणा कर दूंगा। ऋणायन कितने हैं? 3, तो इसको 3 से गुणा कर दूंगा। ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बन गया अपना। ठीक है, धनायन को गुणा किया धनायन की संख्या से, ऋणायन को गुणा किया ऋणायन की संख्या से। इसके लिए अपन वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? धनायन की संख्या 1, n की वैल्यू कितनी है? ऋणायन की संख्या 3। z प्लस z माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, z प्लस और z माइनस भी लिख सकते हैं। z प्लस क्या है? धनायन पे आवेश कितना है? 3, और ऋणायन पे आवेश कितना है? -1 मतलब 1। ठीक है, धनायन का आवेश और ऋणायन का आवेश। अरे डन, इतनी बात। धनायन का आवेश +3 मतलब 3, ऋणायन का आवेश -1 मतलब 1। ठीक है, अब मैं क्या निकाल रहा हूं सुनना, तीसरा तुल्यांकी चालकता। ठीक है, AlCl3 की क्या निकाल रहा हूं? तुल्यांकी मोलर, फिर तुल्यांकी। कैसे सर, ऊपर भी तो निकाली आपने तुल्यांकी चालकता। तो देखो सुनना ध्यान से, यहाँ पे मेरे को धनायन और ऋणायन की तुल्यांकी चालकता पता थी, तो एक धनायन एक ऋणायन को जोड़ा तुल्यांकी चालकता निकालती। यहाँ पे मेरे को धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता पता थी, मोलर चालकता पूछी तो मैंने धनायन को धनायन की संख्या से, ऋणायन को ऋणायन की संख्या से गुणा कर दिया, 1 और 3 से। अब मेरे को तुल्यांकी चालकता पूछ रहे हैं लवण की। ठीक है, और धनायन और ऋणायन की मेरे को क्या पता है? मोलर चालकता पता है। अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम +3 की मोलर चालकता। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? अनंत तनुता पे Cl- की मोलर चालकता। ठीक है, तो मोलर चालकताएं दे रखी हो तो किसका भाग लगाना है? Z प्लस Z माइनस का। Z प्लस क्या है? धनायन पे आवेश। धनायन पे आवेश कितना है? 3, और Z माइनस ऋणायन पे आवेश। ऋणायन पे आवेश कितना है? 1। इसका भाग लगा दो।
ठीक है, एन फैक्टर बोलते हैं इसको अपन। अरे किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उस पर उपस्थित आवेश। क्या बोला मैंने, किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उस पर उपस्थित आवेश। एल्यूमिनियम प्लस 3 का एन फैक्टर कितना हो गया, 3। Cl माइनस का एन फैक्टर कितना हो गया, 1। एन फैक्टर संयोजकता कारक वैलेंसी फैक्टर इसी को बुलाते हैं, तो 3। ठीक है, अब देखो इन तीनों फॉर्मूलों को, ये जो तीनों बातें मैंने लिखी है, उनको इन तीनों बातों से कनेक्ट करो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वापस से देखो, स्केल गिर गई। हाँ, वापस से देखो एक बार, मैं समझा देता हूं। हाँ, सुनना ध्यान से। देखो किसको कैसे पढ़ेंगे। अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम प्लस 3 की तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पे Cl माइनस की तुल्यांकी चालकता, और अपने को अनंत तनुता पे AlCl3 की तुल्यांकी चालकता पूछी। अनंत तनुता पे AlCl3 की तुल्यांकी चालकता, तो जब अपने को आयनों की तुल्यांकी चालकता दे रखी हो और लवण की तुल्यांकी चालकता पूछे, तो एक धनायन एक ऋणायन को सिंपली क्या कर दो, जोड़ दो, तुल्यांकी चालकता मिल गई। आगे सुनो, अगर अपने को अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर चालकता दे रखी है और अनंत तनुता पे Cl माइनस की मोलर चालकता दे रखी है, और अपने को लवण की अनंत तनुता पे लवण AlCl3 की मोलर चालकता पूछी, तो धनायन की मोलर चालकता को, धनायन एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर चालकता को धनायन की संख्या से गुणा कर दो, और अनंत तनुता पे ऋणायन Cl माइनस की मोलर चालकता को ऋणायन की संख्या से गुणा कर दो। खत्म बात। आगे सुनो, अगर मेरे को अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम प्लस 3 की मोलर चालकता दे रखी है, अनंत तनुता पे Cl माइनस ऋणायन की मोलर चालकता दे रखी है, और अनंत तनुता पे लवण AlCl3 की तुल्यांकी चालकता पूछी, तो मैं मोलर चालकताओं में किसका भाग लगा दूंगा, धनायन की मोलर, अनंत तनुता पे एल्यूमिनियम प्लस 3 धनायन की मोलर चालकता में भाग लगाऊंगा धनायन के आवेश का, और अनंत तनुता पे ऋणायन की मोलर चालकता में भाग लगाऊंगा ऋणायन के आवेश का। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसको देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कमेंट करके बताओ मेरे को, कोई डाउट हो तो, और नहीं डाउट हो तो अपन चले आगे, नहीं डाउट हो तो अपन चले आगे। जल्दी से देखो इसको, वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, वीडियो को स्टॉप कर लो थोड़ी देर, ठीक है, और अच्छे से फॉर्मूलों को रिलेट करो। कोई डाउट हो फिर से पूछ लो, फिर से बता दूंगा, आप लोगों के लिए ही हूं मैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो आपको केमिस्ट्री में, है ना, और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे तो वैभव सर अब सब समझाएंगे, सब किसी भी तरह का डाउट हो आपका, है ना। अब अपन ऐसे खुल के बात कर सकते हैं, मतलब अब अपन जैसे क्या था, मेरे को ऐसे लग रहा है मतलब अब मैं किसी बाउंड्री में नहीं हूँ, है ना, अब मैं खुल के काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे सुनने वाले बैठे हैं, सुनाने वाला बैठा है, ठीक है ना। जैसे हमारे सर बोलते भी, एक है हमारे नॉन में अच्छे सर, वो हमको कहते हैं पढ़ाने वाला है, पढ़ने वाला है, तो फिर किस चीज़ की दिक्कत। अरे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाला है, फिर किस चीज़ की दिक्कत, है ना। तो अब अपन बहुत सारा काम करेंगे वो, है ना, फुल अपने जो मन में है ना, जिस टॉपिक को लेके वीडियो बनाने का, उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, खुल के बातें करेंगे, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है ना। अब अपन खुल के काम कर सकते हैं। मेरे को ऐसे लग रहा है मैं वापस है ना, जैसे क्लास में बातें करता था तुम लोगों से, वैसे बातें करने लग गया हूँ। मतलब ऑनलाइन में धीरे धीरे अडेप्ट हो रहा हूँ, धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगा वैसे, है ना। तो चलें अगले क्वेश्चन पे अपन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लोहे पर जंग लगने की संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनना। लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया, ठीक है, संक्षारण जिसको कि अपन बोलते हैं, धातु का ऑक्सीकरण संक्षारण कहलाता है। और लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में, आगे भी पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन है डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया दीजिए। अभी अभी अपने पीछे डिराइव किया था डेनियल सेल की अभिक्रिया, E बराबर E नॉट सेल, E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो डब्बा है इसको पता था कंसंट्रेशन को, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये अपने डेनियल सेल का फॉर्मूला है, जो कि अभी अपने पीछे डिराइव किया था। और नन समीकरण का गणितीय रूप तो लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेनियल सेल के लिए लिखना है, इंपॉर्टेंट बात डेनियल सेल के लिए, चलो लिख देते हैं। डेनियल सेल की इक्वेशन याद है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। जिंक सॉलिड कॉपर प्लस 2 एक्वस, जिंक प्लस 2 एक्वस कॉपर सॉलिड, जिंक का जिंक प्लस 2 में ऑक्सीकरण, कॉपर प्लस 2 का कॉपर में अपचेन,
ठीक है। अब इसके लिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट ही लिखना है बस अपने को, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है। अभी देखो हैंडराइटिंग समझ लेना यार, अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट में अपने पास है जिंक प्लस 2, रिएक्टेंट में देखो सॉलिड की कंसंट्रेशन तो अपन 1 मान लेते हैं, एक्टिव मास 1 होता है क्योंकि, तो सॉलिड की अपने को लिखनी नहीं है कंसंट्रेशन। लॉग प्रोडक्ट में अपना जिंक प्लस 2 एक्वस और रिएक्टेंट में अपना कॉपर प्लस 2 एक्वस। ये फॉर्मूला लिखा मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, अपने को आना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको पलट दूं, कॉपर प्लस 2 को ऊपर लेके जाऊं, जिंक प्लस 2 को नीचे लेके आऊं, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे माइनस है ना, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, माइनस की जगह क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। क्या लिखूंगा, जब 0.0591 अपॉन एन लॉग, जो नीचे था उसको ऊपर लेके आ गए और जो ऊपर था उसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में प्लस लग जाएगा, तो ये अपन ने लिख दिया डेनियल सेल का गणितीय रूप। हाँ, अभी अपन पढ़ रहे हैं संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, वैद्युत रासायनिक सिद्धांत किसका, संक्षारण का। सुनना ध्यान से। अब मान लेते हैं अपने, देखो ये अपने पास एक आयरन का ब्लॉक था, लोहे का टुकड़ा था, उस पर जंग लगने की प्रक्रिया बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा, सेल बनेगा, एनोड और कैथोड। एनोड पे कौन सी घटना होगी, ऑक्सीकरण। कैथोड पे क्या होगा, अपचयन। एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन। अब एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, एनोड पे यहाँ पे देखो आयरन, जो आयरन है ना उसका ऑक्सीकरण होता है और जाता है Fe+2 में। Fe का ऑक्सीकरण 0, +2 में जा रहा है, ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Fe जा रहा है Fe+2 में, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। डन है यहाँ तक की बात। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, Fe जाएगा Fe+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब बात करते हैं कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अपचयन होगा। अब यहाँ पे अपचयन किसका होता है वो सुनना, ऑक्सीजन H+ और इलेक्ट्रॉन लेके वाटर में चेंज हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, H+ और इलेक्ट्रॉन लेके वाटर में चेंज हो रही है। अब यहाँ पे हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आए कि सर चलो ऑक्सीजन तो है, होती है अपने चारों तरफ, पर ये H+ कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, ये भी हमको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पे ऑक्सीकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वही काम में आते हैं अपने पास कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन भी समझ आ, H+ कहां से आ रहा है, तो यहां से सुनना, H+ का प्राइमरी सोर्स, H+ का प्राथमिक स्रोत क्या होता है। अपने एटमॉस्फेयर में CO2 है, ठीक है, CO2, और जब जंग लगने की प्रक्रिया तो वहां पे वाटर कहीं ना कहीं से, वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर कहीं ना कहीं से आया होगा, तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ये बनाती है H2CO3। तुमको पता भी है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड है, एक अम्लीय ऑक्साइड है, और अम्लीय ऑक्साइड को अपन कैसे परिभाषित करते हैं, वो ऑक्साइड जो कि जल से क्रिया करके अम्ल बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। तो जब मैंने CO2 की वाटर से रिएक्शन करवाई, CO2 के वाटर से, तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 इधर और एक इधर, तो H2CO3, इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल, जो कि वीक एसिड होता है, किसमें टूट जाता है, H+ में। अरे अम्ल क्या देगा, H+ देगा, तो यहां से अपने को H+ देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे काम में आते हैं। O2 H+ और इलेक्ट्रॉन लेके वाटर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बैलेंसिंग की बात करें, किसकी बात करें, बैलेंसिंग की, तो देखो इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 1 ही है, तो मैं इस पूरे वाटर के आगे क्या लगा दूंगा, 2। वो बात अभी अपन आगे कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। एनोड पे Fe+2 में जाकर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनोड पे ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितने थे, 2 थे। बैलेंस करना है तो देखो H2O में तो एक ही ऑक्सीजन था, तो मैंने H2O के आगे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, पर यहाँ पे 2 लगाने से गड़बड़ क्या हुई, 2 2 4H+, 4H+, तो यहाँ पे मैंने 4H+ लिख दिया। अब मेरे को बताओ 4H+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बैलेंस करने के लिए। अरे इधर वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई भी चार्ज नहीं है, इधर 4 हाइड्रोजन, 4H+ पे +4 है, तो मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। बैलेंसिंग जब अपन करेंगे तो 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर देंगे। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे, एनोड से निकले होंगे, है ना। आयरन ने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो मैंने कहा पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 Fe+2 में जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां से अपन ने 2 Fe+2 में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। 1O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 वाटर। 4 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने में कर देते हैं, पर अपने को पता है जो 4 इलेक्ट्रॉन एनोड से गए थे वो 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे n, जिसको कि अपन बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। अब जो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की साइड लिख दो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की साइड लिख दो। 2Fe + 1O2, देखो 2Fe
1O2 और 4H प्लस, ये रिएक्टेंट साइड है, और इधर प्रोडक्ट साइड 2Fe प्लस 2 प्लस 2 वाटर, 2Fe प्लस 2 प्लस 2 वाटर। तो यहाँ पे देखो सुनना ध्यान से, Fe प्लस 2 अपने को मिल गया, वाटर अपने को मिल गया, और साथ में ऑक्सीजन जो है, तो Fe प्लस 2 ऑक्सीजन और वाटर ये मिलके बनाते हैं रस्ट का फॉर्मूला, जो कि होता है Fe2O3.XH2। क्या होता है रस्ट का केमिकल फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है अपने पास, यहाँ पे X मान लिया अपन ने, ठीक है, वाटर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो Fe2O3.XH2O ये रस्ट का फॉर्मूला है। अब वहाँ पे कितना वाटर है उसके बेसिस पे अपन X की वैल्यू फाइंड करते हैं। Fe2O3.XH2O किसका फॉर्मूला है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का रासायनिक सूत्र। डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया अपन ने लिख दी, ठीक है, डेनियल सेल की सेल, ये सेल अभिक्रिया है। जिंक से जिंक प्लस 2 में जाना, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, एनोड पे होने वाली ऑक्सीकरणार्थ अभिक्रिया। कॉपर प्लस 2 का 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में जाना, अपचयन पे होने वाली, कैथोड पे होने वाली अपचयनार्थ अभिक्रिया है। दोनों को जोड़ेंगे तो उसको अपन सेल अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो सेल अभिक्रिया क्या है? जिंक सॉलिड कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने जिंक प्लस 2 की सांद्रता क्या ले ली? C1 ले ली। कॉपर प्लस 2 की सांद्रता क्या ले ली? C2 ले ली, C1 C2। नंस समीकरण अपने को पता ही है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कौन है? जिंक प्लस 2, तो उसकी सांद्रता C1, रिएक्टेंट कॉपर प्लस 2 उसकी सांद्रता C2, सॉलिड की सांद्रता अपन एक मान लेते हैं, एक्टिव मास 1 होता है सॉलिड का, ठीक है। तो लॉग C1 अपॉन C2, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, C1 C2। C1 क्या है? जिंक प्लस 2। C2 क्या है? कॉपर प्लस 2, लग दिया अपन ने। अब देखो मैंने कहा अगर इनको पलटूंगा तो ये साइन भी पलट जाएगा, तो जिंक प्लस 2 को नीचे लेके आया, कॉपर प्लस 2 को ऊपर लेके गया, तो माइनस प्लस बन गया, ठीक है। अब यहां से आप लोग देख सकते हो, कॉपर प्लस 2 की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो ई सेल बढ़ेगा, कॉपर प्लस 2 की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो ई सेल बढ़ेगा। जिंक प्लस 2 की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो ई सेल कम होगा, जिंक प्लस 2 की सांद्रता बढ़ाऊंगा ई सेल कम होगा। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? देखो ये दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं अपने पास, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग जिंक प्लस 2 कॉपर प्लस 2, इन दोनों को ऊपर नीचे किया, कॉपर प्लस 2 जिंक प्लस 2 को, तो माइनस की जगह क्या लग गया? प्लस लग गया, जो भी अभी अपन ने पहले सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर्मूले से भी नहीं, अपन कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक बात बताओ, ये अभिक्रिया जब ज्यादा होगी तभी तो ई सेल ज्यादा होगा। क्या बोला मैंने? ये जब अभिक्रिया ज्यादा होगी तभी तो ई सेल ज्यादा होगा। अब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस अभिक्रिया को अगर इस अभिक्रिया का मेरे को ई सेल ज्यादा चाहिए, ये अभिक्रिया बहुत अच्छे से हो सके, उसके लिए मेरे को क्या करना है? अभिकारक होने चाहिए ज्यादा, उत्पाद होने चाहिए कम। अभिक्रिया के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस, या अभिक्रिया जल्दी जल्दी उत्पाद बना, उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अभिकारक ज्यादा होने चाहिए और उत्पाद कम होना चाहिए। तो कॉपर प्लस 2 ज्यादा होगा तो ई सेल क्या होगा? ज्यादा होगा, अभिक्रिया जल्दी होगी, ई सेल की वैल्यू ज्यादा आएगी। और जिंक प्लस 2 कम होगा तब भी अभिक्रिया जल्दी होगी। अरे प्रोडक्ट अगर कम है तो अभिकारक जल्दी जल्दी क्रिया करके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे, ठीक है। तो ये कॉपर प्लस 2 को बढ़ा दो और जिंक प्लस 2 को कम कर दो, तो ई सेल अपना क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या बोला मैंने? कॉपर प्लस 2 को बढ़ा दो और जिंक प्लस 2 को कम कर दो तो ई सेल बढ़ जाएगा। ई सेल कम करना है तो क्या करना है? जिंक प्लस 2 को बढ़ा दो, कॉपर प्लस 2 को कम कर दो, जिंक प्लस 2 को बढ़ा दो, कॉपर प्लस 2 को कम कर दो, अभिकारक कम कर दो, उत्पाद ज्यादा कर दो, अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे ई सेल कम हो गया। ई सेल बढ़ाना है तो कॉपर प्लस 2 को बढ़ा दो, जिंक प्लस 2 को कम कर दो, सांद्रता को, है ना। कॉपर प्लस 2 की सांद्रता बढ़ा दो, जिंक प्लस 2 की सांद्रता कम कर दो, तो ई सेल बढ़ गया। और कॉपर प्लस 2 की सांद्रता को कम कर दो, जिंक प्लस 2 की सांद्रता को बढ़ा दो, तो अपना ई सेल कम हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे अपन फाइंड करते हैं? ई नॉट सेल फाइंड करते हैं अपन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों के अपने को क्या ले लेने? दोनों के लेने अपने को एसआर, क्या लेने? एसआरपी। अब आप लोगों को एक और बात पता है, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अपन ऐसे याद करते हैं लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो ऊपर वाला एलिमेंट एनोड की तरफ बिहेव करता है, नीचे वाला एलिमेंट कैथोड की तरफ बिहेव करता है। और अपन लोगों को पता है यहाँ पे जिंक और कॉपर में ऊपर कौन होता है? लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पे ऊपर होता है जिंक, कॉपर होता है नीचे। तो जिंक बिहेव करेगा एनोड की तरह, कॉपर बिहेव करेगा कैथोड की तरह। तो कैथोड पे अपन किसको लेंगे? कॉपर को लेंगे, और अपने को पता भी है डेनियल सेल में। अब दोनों के एसआरपी लेने, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव। तो मैंने कहा कॉपर प्लस 2 किस में जा रहा है? कॉपर में, ये अपचयन ही तो हो रहा है, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड, एनोड पे किसको लेंगे? जिंक को। तो जिंक प्लस 2 किस में जा रहा है? जिंक। यहाँ पे देखो मैंने दोनों के अपचयन लिए, तभी तो वैल्यू किस में आएगी? एसआरपी में आएगी। यहाँ पे जब अपन ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड काम में लेंगे
ई नॉट सेल निकालने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे दोनों क्या लेने होते हैं अपने को, दोनों के एसआरपी लेने होते हैं। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब दोनों को अपने को अपचेन करवाना है। कॉपर प्लस टू कॉपर में जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी एसआरपी है, और जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है, यहाँ पे भी क्या है एसआरपी है, दोनों जगह अपचेन हो रहा है ना। तो फॉर्मूला ये काम में लेना अपने को। वैसे इसके और भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, बना सकते हैं अपन, पर ये सबसे ईजी फॉर्मूला है। ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर में जा रहा है, ई नॉट जिंक प्लस टू जिंक में जा रहा है। तो ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कि सर इसको कैथोड इसको एनोड क्यों बोला? क्योंकि जिंक अपन एनोड लेते हैं और कॉपर को अपन कैथोड की तरह लेते हैं। तो कैथोड माइनस एनोड, और दोनों जगह क्या है एसआरपी, ये भी क्या है एसआरपी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है एसआरपी, रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे भी अपचयन हो रहा है, यहाँ पे भी अपचयन हो रहा है। तो अपन दोनों की कौन सी वैल्यू लेंगे? एसआरपी की वैल्यू लेंगे, मानक अपचयन विभव की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब कोलराउस नियम के अनुप्रयोग ये कहाँ पूछा था अपने को, क्वेश्चन पूछा था कि ऊपर कहीं कोलराउस नियम के अनुप्रयोग नहीं पूछा, चलो कोई नहीं। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग भी देख लो, इंपॉर्टेंट बात है। कोलराउस नियम के अनुप्रयोग क्या है? कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, अनंत तनुता पे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तनुता पे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता मतलब लैम्डा एम ज्ञात करना, ठीक है, लैम्डा एम मोलर चालकता ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा अल्फा, तथा वियोजन स्थिरांक के तथा के भी ज्ञात करना। के ए अम्ल का वियोजन स्थिरांक, के बी क्षार का वियोजन स्थिरांक, ए एसिड बी बोले तो बेस, अम्ल का वियोजन स्थिरांक के ए, क्षार का वियोजन स्थिरांक के बी। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा तथा वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, ये भी अपन कोलराउस नियम के अनुप्रयोग में पढ़ते हैं, ठीक है। अनंत अनुतापे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा मतलब अल्फा तथा वियोजन स्थिरांक के भी ज्ञात करना। और अल्प विलय लवण, वो लवण जिनकी विलयता बहुत कम होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं? अल्प विलय लवण की विलयता मतलब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को अपन कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा विलयता गुणनफल KSP, विलयता गुणनफल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलयता गुणनफल और उसका साइन होता है KSP, ठीक है। अल्प विलय लवण की विलयता तथा विलयता गुणनफल ज्ञात करना। ये कोलराउस नियम का अनुप्रयोग देख लो एक बार, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो कमेंट में, है ना, कमेंट में पूछ सकते हो, और तो काम पूछ सकते हो। ऑनलाइन का अपना मजा अलग है ना, काफी अच्छा लग रहा है ऑनलाइन पढ़ा के भी। देखो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, अब अपन इसको सेकंड पार्ट में फिनिश करेंगे। तो बच्चों जैसा कि जो आज अपन ने चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, ये चीज़ें देखो अभी क्या अपन वन शॉट ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को पता है इस चैप्टर को अपने को करने में कितना टाइम लगता है। जब अपन इसके नोट्स बनाते हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं अपन, अच्छे से चीज़ें नोट कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर रहे हैं अलग अलग टाइप के, तो अपने को टाइम लगता ही है। अभी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोल रहे सर मैंने विद्युत रसायन पढ़ा ही नहीं अभी तक, अब क्या कर सकता हूँ? तो मैं कहूँगा ये वीडियो लेक्चर देख ले, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैंने समझाई है डिटेल में जाके जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने कवर करवाए हैं। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर बताना नहीं है, यहाँ पे मेरा मकसद है आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा समझाना, ताकि उस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप अच्छे से कर सको, ठीक है। आज की वीडियो लेक्चर को अपन यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया, नीचे कमेंट करना, अपना फीडबैक जरूर देना। आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को आगे और काम कैसे क्या करना है। आपका फीडबैक जरूर दो कि सर किस चीज़ को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्वालिटी वगैरह, कोई सा भी आपका फीडबैक आप दे सकते हो। कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट करना। किसी पार्ट में डाउट हो तब भी आप हमको बता सकते हो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से वीडियो बना देंगे। एक और बात कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को, ठीक है। अगले पार्ट में अपन इसको फिनिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में फिनिश हो जाए। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना, लाइक करना। बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।